अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को 6 सितंबर यौम दिफा मुबारक हो। लेकिन ये दिफा इतना आसान नहीं है जितना कि समझा जाता है। यकीनन इस दिफा को मजबूत बनाने के लिए न सिर्फ हमारी फ़िज़ाइया, हमारी आर्मी, बल्कि बहरिया भी भरपूर तरीके से न सिर्फ अपनी जानों पर खेल कर इस दिफा को मजबूत बनाती है, बल्कि पाकिस्तान को मजबूत बनाती है। आज हम मौजूद हैं शाह बंदर पे, और ये वो इलाका है जहाँ पर 31st क्रीक बटालियन यानी कि बहरिया की ये बटालियन मौजूद है। और इसका असल मकसद ये है कि यहाँ से महज चंद किलोमीटर के फासले पे जो सर क्रीक है उसकी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए, और इस क्रीक को भी यकीनी बनाया जाए कि इसकी हिफाजत की जाए। आज का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर दुश्मन को सामने रखा जाए तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपकी फ़ौजी कुव्वत भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। आज का दिन इन जवानों के साथ गुजारेंगे और इनसे जानेंगे कि अपने घरों से इतने दूर पाकिस्तान की न सिर्फ सरहदी हदूद की हिफाजत बल्कि समंदरी हदूद की हिफाजत करने के लिए भी ये किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त मेरे पीछे जो जवान हैं ये वो हैं जिनको ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, लेकिन यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग सिर्फ रुकी नहीं है बल्कि ये ऑन गोइंग ट्रेनिंग है जो कि इनकी पोस्टिंग्स के साथ जारी रहेगी। बहुत टफ ट्रेनिंग इनकी ज़रूर है, लेकिन ये वो जवान हैं जो कि मेरीन्स कहलाते हैं, यानी थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का इनका काम होता है। आइए इनके अपने एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं ये जानते हैं, और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने कठिन मरहलों से इनको गुजरना पड़ता है ये उन्हीं से जानते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने इनकी ट्रेनिंग को रोका है और ज़रा इनसे जानते हैं कि कैसी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंसेस हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इतनी मुश्किल जगह पर अपॉइंट होना और फिर यहाँ काम करना और ट्रेनिंग भी लेना कितना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम जी, नवीद नाम। नवीद, कब से है यहाँ पे? ये 6 मंथ हो गए। अच्छा, मैं देख रही थी ट्रेनिंग तो काफ़ी टफ है आप लोगों की, इतना ही रोज़ करना पड़ता है? जी, ये हमारा जज्बा ही यही है। तो कितनी देर करते हैं रोज़ाना ये ट्रेनिंग? रोज़ाना से तकरीबन घंटा। 1 घंटा लगता जी। है? अच्छा, और उसके अलावा ये कि ये इतनी मुश्किल जगह है, फिर यहाँ पर पानी भी बार बार कभी ऊपर आ जाता है, कभी पानी पीछे चला जाता है, तो कितना टफ होता है? क्योंकि अमूमन लोग जो हैं वो समंदर से घबराते हैं। जी, यही तो हमारा जज्बा जिहाद है, इसी वजह से तो हमें ये मरीन ज्वाइन की है कि हम मुल्क की खिदमत कर सकें और दुश्मन से बचा सकें मुल्क को। तो मरीन कितने डिफरेंट होते हैं आम बाकी जो हमारे नेवी के जवान हैं उनसे? मरीन्स का थोड़ा सा डिफरेंट मरीन्स का ये रोल है कि वो अपना सर क्रीक्स और कोस्टल एरिया में ज़्यादातर ड्यूटीज़ करते हैं, ज़्यादातर उनकी बॉर्डर वगैरह पे होती हैं, इसलिए इनका ज़रा टफ डिफ़िकल्ट रोल होता है सर। अच्छा, पहली मरतबा जब आप गए थे पानी में तो कैसा महसूस हुआ था? कुछ तबीयत ख़राब हुई थी, कुछ डर लगा था? जी, तब तो था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अब ठीक हो गया, अभी कोई डर नहीं है, ना कोई बिल्कुल पूरा जज्बा है। ज़बरदस्त। लेकिन देखिए ये जज्बा है जो शायद हम लोग बहुत से ऐसे हैं पाकिस्तानी जो कि अपने अपने घरों में सेफली मौजूद होते हैं, और हमें ये फ़िक्र नहीं होती है कि रात को हमें कुछ हो जाएगा या इस मुल्क की सरहदों पे जो लोग मौजूद हैं वो किस क्राइसिस से गुजरते हैं, मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सब कुछ करने के लिए और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कठिन मरहले से गुजरना पड़ता है, और ये वो जवान हैं जो कि इन मरहलों से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सईद। सईद, कब से हैं यहाँ? मुझे 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। तो नेवी क्यों ज्वाइन की वैसे? नेवी मेरी फैमिली में काफ़ी सारे नेवी में है मैम, तो मैं जज्बा भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नेवी थोड़ी डिफरेंट फील्ड है ना, लोग फौज में भी जाते हैं, फोर्स में भी जाते हैं, नेवी के लिए आपको पानी का डर खत्म करना जितनी पड़ता है। मुश्किल जगह हो उतना मज़ा ज़्यादा आता है। ज़बरदस्त जी, बात तो की आपने। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत हमें खुशी होती है मुल्क की खिदमत करने की, और कुरान में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमें कोई इसमें नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इतना क्रिटिकल एक ऐसी जगह है ये शाह बंदर, फिर ये कि इस पे डिस्प्यूट्स भी काफ़ी हैं, पड़ोसी मुल्क से झगड़े भी काफ़ी होते हैं, तो क्या सोच के जब आपको पोस्ट किया जाता है पानियों में, वहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है, और आप तो मरीन हैं, आप आम उनसे नेवी के ऑफिसर से डिफरेंट भी हैं, तो कितना आप क्या सोच के जाते हैं कि वहाँ अगर मैं अकेला हुआ या 2-3 लोग साथ हुए और कोई मुश्किल आ गई तो फिर फेस कैसे करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें ट्रेनिंग से टाइम से यही सिखाया जाता है मुश्किल टाइम को फेस करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई ऐसा मौका आएगा तो इंशाल्लाह हम बेहतर फेस करेंगे और इंशाल्लाह आप अच्छा रिस्पांस देंगे। कभी कोई मुश्किल टाइम आया जी, पोस्टिंग के दौरान? मुश्किल टाइम आया, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह भाई साइक्लोन वगैरह था, तो हम फॉरवर्ड पे डिप्लॉयड थे। फॉरवर्ड से मुराद हमारे लोगों को आसान करके अगर बताएं। फॉरवर्ड पोस्ट जो हमारी हैं, मतलब जो इंडियन बॉर्डर के साथ साथ हैं। अच्छा, नज़र आता था वहाँ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़र आती हैं उनकी पोस्टें सामने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों का हमारा जज्बा जो है ना काफ़ी माशाल्लाह। तो फिर क्या हुआ उसके बाद फॉरवर्ड पर जब गए? फॉरवर्ड पे मतलब इंडिया के सामने पोस्टें हैं और हमारे भी लड़के वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, तो उनकी वोटें सामने आ जाती हैं बिल्कुल हमारे, तो हमारी भी पोस्ट जो रिस्पांस टीम है वो टाइमली पहुँच जाती है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह हमारा अगर नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का मौका होगा तो हम इसमें। कभी ऐसा हुआ इंटरेक्शन हुआ कि उन्होंने कोई इशारा किया हो, आपने किसी इशारे का जवाब दिया हो? क्योंकि अक्सर होता है ना ऐसे इंडियन और के बॉर्डर्स के ऊपर जब आर्मी की होती है तो वहाँ पर भी ऐसा हो रहा होता है। जो समुद्र की जो एरिया ना यहाँ पे ज़्यादा वो फायरिंग या इस तरह नहीं होता सी के मतलब डेफिनेशन के हिसाब से,
तो अगर वैसा कोई फेस आएगा तो इंशाल्लाह हमें उसके लिए भी हम वक्त तैयार हैं। और हमारी जो बोर्ड्स और हमारे जो टीम्स हैं तो क्विक रिस्पांस वाली जो है वो अलहमदिल्ला वहाँ पे डिप्लॉयड होती हैं और इसका कोई भी मसला। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी तूफान वगैरह में फंस गए और क्योंकि जब टाइड ज़्यादा होती है, समंदर चढ़ा हुआ होता है, तो उस टाइम तो फिर आपको कोई मदद भी नहीं पहुंच पाती आपके यहाँ हेडक्वार्टर से, तो ऐसे टाइम बस अल्लाह होता है और आदमी होता है, तो फिर क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, वहाँ पे हमें ऐसा टाइम होता है उसके लिए हमारे पास राशन स्टोर होता है, ड्राई राशन होता है, वहाँ स्टोर होता है। तो अगर ऐसा मौका आ भी जाए तो सर मैम उसमें हमें कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। चलिए, ज़बरदस्त जज्बा यही होना चाहिए कि जैसे भी हालात हों लेकिन हमने इस वक्त को गुजारना ज़रूर है। अच्छा, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मुदस्सर अभी मेरा नाम है। तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कहीं फंस गए हो किसी पोस्ट के ऊपर और 1-2 दिन तक आपके हेडक्वार्टर से कोई मदद ना पहुंच सकी और वो टाइम आपने गुजारा हो, तूफ़ान हो या ऐसा कोई हो कि समंदर चढ़ा हुआ हो? हमें ट्रेनिंग से यही सिखाया जाता है कि आप लोगों ने मुश्किल वक्त में ख़ुद को वो करना है, जो जितनी भी मुश्किलात आए आपने उनको बर्दाश्त करना है और उनका सामना करना है। और हम कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया, कभी ऐसे मुश्किल किसी जगह क्रिटिकल उसमें फंस चुके हो? साइक्लोन में आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ मौजूद थी उस वक्त और हमने अपना फेस किया। कितने घंटे गुजारे थे साइक्लोन में? गुजारे थे कि 24 घंटे गुजारे थे। घर याद आ रहा था? घर क्या याद नहीं, जब हम आए इस मुल्क के लिए तो घर को क्या याद करना है। चलें, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है यही वो जज्बा होता है जो आपको ना सिर्फ सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त सिखाता है, बल्कि मेरा ख्याल है ये भी आपको सिखाता है कि जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं वो ज़मीन के लिए कुछ आपके फ़राइज़ भी मौजूद हैं और अगर वो फ़राइज़ आप बहैसियत शहरी भी, बहैसियत फ़ौजी भी, बहैसियत अहलकार भी नहीं समझते हैं तो शायद फिर आप उस ज़मीन की कदर नहीं करते हैं। इन होनहार लड़कों को ट्रेनिंग देने वाले जो लोग हैं वो ख़ुद भी बड़े मुश्किल प्रोसेस से गुजरते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि बिल्कुल रॉ मटीरियल को ट्रेन करना, फिर उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि वो जिस ड्यूटी के ऊपर मामूर है वो कितनी मुश्किल है और कितने लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या नाम है आपका? सब लेफ्टिनेंट कमाल। कमाल साहब, कितने सालों से ट्रेन कर रहे हैं आप इन लड़कों को? मुझे तो वैसे 27 ईयर्स हो गए। 27 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो ये सिलसिला चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब स्टूडेंट्स नए नए किस्म के अलग अलग इलाकों से आते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ? कोई बहुत जल्दी समझ जाता होगा, कोई बिल्कुल नहीं समझता होगा। नहीं, यहाँ पे वैसे तो मैं स्पेशल सर्विस ग्रुप से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई है तो इन लोगों के साथ यहाँ पे पहली दफ़ा मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं अगर सही बात तो इनकी बहुत मुश्किल लाइफ है, इनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है ये मतलब 24 घंटे ये वार में। इनकी लाइफ ये समझें कि अपने आप को जिस तरह मतलब अपने आप को इन्होंने वो कर दिया है, बिल्कुल अपनी फैमिली को कट ऑफ, अपनी फैमिली से कट ऑफ हो गए। तो वैसे भी इस इलाके में आप हर चीज़ से कट ऑफ ही हैं। आपको बेहतर जो है ना आपके जजमेंट होगी कि कितना मुश्किल है। और फिर यहाँ से जब फॉरवर्ड पोस्टों पे ये जाते हैं, जो फॉरवर्ड सिक्योरिटी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है तो और क्रिटिकल है, वो और क्रिटिकल है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि ये इतनी मुश्किल लाइफ के इनके पास पीने का पानी बड़ी मुश्किल से पहुँचता है, सिग्नल मोबाइल की नहीं है, मतलब ये लोग और वहाँ पे भी काम करते हैं। और इनका जज्बा अगर आप पूछते, कल मैं डिप्लॉयमेंट पे अपने कमांडिंग अफसर के साथ गया हूँ, हमने ख़ुद इनके साथ जाके जो हमारे वर्किंग थे हम खुद जब वहाँ पे सब मिल के काम करते। इनका जज्बा ये है कि ये कहते सर 8 बंदे हम बहुत हैं, सामने इंडिया की पोस्ट है, इनके सर काट के लेके आते हैं, ये इनका जज्बा है। ये जो अनएक्सपेक्टेड वेदर होता है ये कितना साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है नौजवानों को? आपसे बात तो करते होंगे। नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि ये तो हर टाइम जो है ना ये उस चीज़ से गुजर रहे हैं। मतलब देखें मुख्तलिफ हमारे प्लेटफार्म से, वाटर प्लेटफार्म, वाटर क्राफ्ट्स, इसमें जेड बोट जो छोटी वाली है, ये जब जाते हैं कुछ भी हो सकता है आगे, तो ये उनका जो है ना ये आदी है इन चीज़ों। देखें डेली इनका आना जाना यही इंडिया के पोस्टों से होता है, तो इनका जज्बा एक सिविल बंदे से, एक सिविलियन से या उससे बहुत ज़्यादा इनका, क्योंकि ये सामने दुश्मन को देख रहे होते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे पास अभी पानी ख़त्म हो गया और ये नहीं है वो नहीं है, ये इनका जज्बा नहीं। इनका जज्बा ये, इनको हमने, वो डरते हैं हमसे, इनसे डरते हैं वो, ये अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, वो बाहर निकल के दिखाए हमें, ये निकलते हैं, ये उनके हम उनके उसमें जाते हैं, वो उनको जो है ना वो मतलब ये जुर्रत नहीं कर सकते हमारे होते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो उस्ताद हैं जो कि नौजवानों को ना सिर्फ ट्रेन करते हैं जिस्मानी तौर पर बल्कि शायद दिमागी तौर पर भी, असाबी तौर पर भी इतना मजबूत बनाते हैं कि ऐसी जगहों पे जहां आम आदमी की पहुंच नहीं होती है वहां पर ये अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकें। आपको मज़ीद भी यहाँ से कुछ और अहवाल बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
इस वक्त मेरे साथ लेफ्टिनेंट मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं, जो अभी हमारे तमाम जवान थे उनको ट्रेनिंग भी दे रहे थे और साथ साथ किस तरीके से ऑपरेट करने हैं या आर्म्स वो भी उनको बता रहे थे। आरिफ साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया। जी आपका भी शुक्रिया। सर ये बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम नेवी के बारे में सोचते हैं तो हमें हमेशा ये कॉन्सेप्ट जहन में आता है कि समंदर होगा, शिप्स होंगी और मरीन्स होंगे और ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। तो क्या ये नेवी का हिस्सा है ये ट्रेनिंग जी प्रोसेस? बिल्कुल ट्रेनिंग का हिस्सा है। नेवी में भी ये सारे सोल्जर इस्तेमाल करते हैं ये वेपन्स, क्योंकि ये फील्ड फायरिंग का ये इवेंट है और क्योंकि ये क्रीक्स एरिया है तो क्रीक्स एरिया में लैंड और सी दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो ये फील्ड फायरिंग भी ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दुश्मन के जो ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं वो मुख्तलिफ क्रीक से होता हुआ आएगा। तो ज़ाहिर सी बात हमने क्रीक ब्लॉक्स करनी है और स्मॉल क्राफ्ट के ऊपर जब हम वेपन यूज़ करते हैं तो उसमें जो फायरर हैं उनका कम्पिटेंट होना, सोल्जर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो ना, ताकि वो इफेक्टिवली एंगेज कर सके दुश्मन को। तो वैसे इसकी ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम चाहिए होता है किसी सोल्जर को जब वो नेवी में आता है, स्पेशली मरीन अगर कैटेगरी में आए तो उसके बाद उसके लिए कंपलसरी होता है? बेसिक ट्रेनिंग में ही तो ये तकरीबन इनिशियल जो मार्क्समैनशिप के जो तरीक़ाकार होता है वो तो ये क्वालिफाइड कर चुके होते हैं ना। अब एडवांस ट्रेनिंग में और उसके बाद जो यूनिट में जब ये पहुंचते हैं तो हम इस एरिया के हिसाब से इनसे फायरिंग करवाते हैं कि इस एरिया में किस जगह पे किस किस्म का फायर होगा। तो ना सिर्फ ये SMG बल्कि बाकी वेपन जो होते हैं उनकी हम ट्रेनिंग कराते हैं ना। तो इस एरिया में आपके ख्याल में कितनी ज़रूरत पड़ जाती है? आप काफ़ी अरसे से मतलब ये पोस्ट तो देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ क्रिटिकल बहुत ज़्यादा सिचुएशन होती है समटाइम्स जब भी कभी पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक के हालात? डेफिनेटली जिस तरह नॉर्मल बॉर्डर पे होती है जो नॉर्मल आर्मी होती है, इसी तरह सेम इस तरह क्रीक्स एरिया में भी इसी तरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लैंड वाला एरिया होता है उसमें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है कि कौन किधर से आ रहा है, लेकिन जो क्रीक्स होती हैं चूँकि आपके ये ऐसा इसमें मंगरूज वगैरह होते हैं तो उसमें हम जो है ना ये मंगरूज की भी देखभाल कर रहे होते हैं अप्रोचेज़ की, और जो क्रीक्स की में अप्रोचेज़ होती हैं उसकी हम देखभाल कर रहे हैं। डेफिनेटली हमने जो फायरिंग जो टीम्स होती हैं हमारी वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं हम। तो आपके ख्याल में जब जवान ये आते हैं बच्चे, तो इनको ट्रेन करने में कितना टाइम लग जाता है? बेसिक ट्रेनिंग तो मरीन्स की जो जैसे 1 साल पे मुनहसर है, लेकिन जब ये हमारे पास यहाँ पे पहुँचते हैं तो विद इन मंथ हम इनको ट्रेन कर लेते हैं कि ये इस एरिया में किसी भी जगह के ऊपर ये डिप्लॉय होकर इफेक्टिवली ये मुल्क का दिफा कर सकें ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर! नारे तकबीर! पाकिस्तान जिंदाबाद! इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 31st क्रीक बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर जवातूर साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये साइट कितनी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए भी और हम सब के लिए भी। जवाद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये बताएगा कि ये जो साइट है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और दूसरा ये कि इसको स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो आखिर इतना मसाइल और कंट्रोवर्सीज़ क्यों होती हैं इसके गिर्द? इस सवाल के लिए पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया जब बने थे, जो बॉर्डर डिमार्केट हुए थे उसमें यहाँ सिर क्रीक का जो बॉर्डर है वो अनडिमार्केटेड रह गया था, बेस्ड ऑन के जो 1914 में मैप है वही उसको रेफरेंस रखते हुए। लेकिन बाद में इंडिया ने अपना स्टांस चेंज कर दिया, वो कहना शुरू हो गए कि नहीं, जो सिर क्रीक है उसमें जो बॉर्डर है दैट रन्स इन द सेंटर ऑफ सिर क्रीक, जबकि पाकिस्तान का वही ओरिजिनल स्टांस जो 1914 से चलता आ रहा है वही रहा कि नहीं, द बॉर्डर रन्स अलोंग द ईस्टर्न एज ऑफ सिर क्रीक। अब इस डिस्प्यूट की वजह से 1947 से लेके अभी तक ये वाला जो बॉर्डर है वो अभी तक अनडिमार्केटेड रहा है। अब इसमें जो स्ट्रेटिजिक सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है इट इज़ इकोनॉमिकली इसका बहुत पोटेंशियल है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स टू सी लाइफ। इसमें ये जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है दैट्स द रीज़न जो पाकिस्तान और इंडिया में आपस में इसका डिस्प्यूट है। तो एक्चुअली शाह बंदर इटसेल्फ जो है वो भी बड़ा फेमस रहा है, तो उस जगह को एज अ बेस स्टैब्लिश करने में और फिर ऑब्वियसली इलाके ने बड़े इकोनॉमिकली अच्छा टाइम भी देखा है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, ये शाह बंदर जो टाउन है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अबाउट 1750s में एस्टैब्लिश हुआ था, एंड इट रिमेन्ड बाय द नेम आप जैसे कि शाह बंदर, इट वाज द किंग ऑफ पोर्ट्स। और सारी जो इधर की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सिंध से मिडल ईस्ट की तरफ जा रही होती थी और इवन डाउन साउथ इंडिया पेनिनसुला की तरफ, वो इधर से ही जनरेट होती थी। अनफॉर्चुनेटली जो टेरेन है वो शिफ्ट होती रहती है। इंडस जो इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड था उसने अपना रूट चेंज कर लिया। इन इट्स हेडे जो शाह बंदर है इसमें अबाउट 50,000 की पॉपुलेशन होती थी, अब वो काफ़ी कम हो गई है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अभी भी जब हम पाकिस्तान नेवी ने इस एरिया को टेक ओवर किया, ये कब की बात है, यानी कब टेक ओवर किया? हम इधर आए थे 1998 में, 98 सो वी बीन हियर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 30 इयर्स।
तो आई थिंक उसी वक्त ये इशू ज़्यादा पाइलअप हुआ था सर क्रीक का, इसलिए क्रीक- स्पॉट लेना पड़ा। सर क्रीक का इशू बिल्कुल 1998 में ही ये पॉप अप फ्लेयर अप हुआ था। उससे पहले ये बिल्कुल डोरमेंट रहा था। इंडिया ने उस वक्त अपने स्टांस पे जो चेंज किया था वो उसमें एक्टिविटीज़ भी अपनी प्रेजेंस उधर इंक्रीज़ करना उन्होंने शुरू कर दी थी सर क्रीक के एरिया में, एंड वी हैड टू रिस्पॉन्ड। आई मीन फोर्सफुली इस तरह बॉर्डर एरिया चेंज करना, गवर्नमेंट लेवल पे जो भी डिसाइड हो इट शुड पीसफुली हो जाए, अदरवाइज़ नहीं होता। वो रेडी फॉर इट। ये जो सर क्रीक की बाउंड्री है बेसिकली, जो मैं आपकी बात से समझी हूँ कि उन्होंने बेसिकली सी के अंदर लाइन मार्क की हुई है, और आप लोग इसको कहते हैं कि नहीं ये एक प्रॉपर टेरियन के ऊपर या लैंड के ऊपर इसको मार्क किया जाना चाहिए। तो वो जो क्लेम कर रहे हैं भारत, वो उससे उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, जो कि बेसिकली तो फाल्स है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको जिस तरह बताया कि पाकिस्तान का स्टांस के ईस्टर्न साइड पे रन करता है बॉर्डर, और इंडिया का स्टांस जो सेंटर ऑफ सर क्रीक पे से रन करता है, बेसिकली उस बॉर्डर के जो टर्मिनस पॉइंट है ना, जो एंड पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उससे आगे जो आपकी मैरीटाइम बाउंड्री है वो डिटरमिन होती है। अब इफ़ वी टेक देयर स्टांस, तो Pakistan will have a loss of almost 1500 square kilometers, and otherwise Pakistan के हिस्से में वो रहेगा, and that area is rich in hydrocarbons. सर क्रीक पे जिन पोस्टों के ऊपर आप जवानों को भेजते हैं वो भी थोड़ा सा हट कर है शाह बंदर से, तो वो पोस्टिंग्स और वहाँ पर रहना कितना चैलेंजिंग होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल मरीन्स होते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि इस को इटसेल्फ मरीन कहा गया है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है आम नेवी के ऑफिसर्स से। जी, मैं पहले आपको बता दूं कि मेरीन, व्हाट वी मीन व्हेन वी से मेरीन, मेरीन का मतलब है सी सोल्जर। वी हैव एलिमेंट्स ऑफ इन्फेंट्री ट्रेनिंग एंड वी हैव एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल क्राफ्ट ऑपरेशंस, बोट्स पे भी हम ऑपरेट करते हैं। तो इन दोनों का जो मिलाप है ना, दैट मेक्स अ मेरीन। अब उसमें हम करते ये हैं कि अब जिस तरह सर क्रीक है एक वाटर रूट है, उसमें हम अपनी वाटर क्राफ्ट्स यूज़ करते हैं, और जहाँ लैंड का पोर्शन आ जाता है उसमें हम अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करते हैं ताकि लैंड वॉरफेयर वाला कॉम्बैट वो भी कर सकें। तो दिस इज़ यू कुड से इन, मतलब बेसिकली ये सोल्जर ही है फुल टाइम, जो कि सी सोल्जर हैं। बिल्कुल। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट कि वी कैन ऑपरेट ऑन द वाटर एंड ऑन लैंड। थोड़ा सा क्रीक को भी अगर आप डिफाइन कर सकें कि ये कोई टीला होता है, कोई लैंड होती है, क्या चीज़ होती है, और दूसरा ये कि वहाँ पर रहते हुए वो सर क्रीक को किस तरीके से सेव करते हैं। अच्छा, क्रीक्स में आपको बता दूं कि ये बनी किस तरह है। ये जैसे इंडस ने अपना रूट चेंज किया था ना, तो लैंड में वो क्रेविसेस रह गई थी जिसको फिर बाद में सी वाटर ने फिल कर दिया। तो ये छोटे छोटे बाज़ जगह पे छोटे छोटे बिल्कुल नाले हैं, कहीं ठीक ठाक बड़े दरिया हैं जो ये क्रीक्स बन गई हैं। अब इनमें जो ऑपरेशंस हैं वो दैट इज़ ओनली पॉसिबल बाय द यूज़ ऑफ स्मॉल क्राफ्ट्स। अब वो हम इनको स्मॉल क्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर कॉम्बैट। लेकिन वहाँ जब दरमियान में ये नदी नालों के दरमियान में जो लैंड पैचेस हैं, वहाँ ऑफ कोर्स हमने लैंड कॉम्बैट डिप्लॉय करना पड़ता है, तो वहाँ फिर हम अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय करते हैं। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। सर ये बताएगा, ये जो इतनी बड़ी सी शिप है, आई डोंट नो क्या, यहाँ मैं कहती हूँ थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं और थोड़ा सा हमें बताएं भी कि ये किस किस्म की शिप है जो इतनी मुख्तलिफ है। अच्छा, ये एक बड़ा ही यूनिक वेसल है, इट्स कॉल्ड अ हवरक्राफ्ट। अब हवरक्राफ्ट एक एम्फीबियस वेसल है। एम्फीबियस वेसल का मतलब ये है कि ये लैंड पे भी चल जाता है और पानी पे भी चल जाता है। जिस तरह की हमारी यहाँ इधर ट्रेन है कि पानी भी है और मड लैंड पैचेस भी हैं, उसके लिए ये एक बहुत कारआमद चीज़ है। इसके मैं ऑपरेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये नीचे ये जो ब्लैक शीट नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड अ स्कर्ट। स्कर्ट जब इन्फ्लेट हो जाता है तो इसकी जो बॉडी है ये एयर में सस्पेंड हो जाती है। एयर में सस्पेंड होने के बाद वो पीछे जो फैंस आपको नज़र आ रहे हैं वो प्रोपेलर्स हैं, उसकी वजह से इसको पुश मिलता है आगे फॉरवर्ड मोशन। बेसिकली इसमें हवा भर जाती है। इसमें हवा भर, ठीक है, ठीक है। अब वो उस हवा की उस कैपेबिलिटी की वजह से ना इसकी स्पीड 40 नॉट्स, दैट मेक्स अबाउट 80 किलोमीटर्स पर आवर, इतनी स्पीड से ये यानी कि ट्रैवल कर सकता है जो, और 80 किलोमीटर्स पर आवर पानी में ट्रैवल करना, दैट इज़ अ बिग कैपेबिलिटी। इसके साथ साथ ये इसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है, इसमें हम गाड़ियाँ भी ले जाते हैं, मैन पावर भी ले जाते हैं,
बेसिकली लॉजिस्टिक्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल जी होती है। जी बिल्कुल लॉजिस्टिक्स के लिए भी ये और किस पर्पस में, यानी जंग के औकात में या नॉर्मल सिनेरियो में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? एवरीथिंग दैट वी हैव इज़ इंटेंडेड फॉर वॉर टाइम, लेकिन बिल्कुल इसको हम HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ फ्लड्स में हमने इनको इस्तेमाल किया हुआ है। बहुत अच्छा, सारे फ्लड्स लोग में भी इस्तेमाल हो जी, सकती जी, है। बिल्कुल। ठीक, इसको चलाने के लिए कोई स्पेशल कुछ ट्रेनिंग या कुछ चाहिए होती है, या आपके तमाम जो सोल्जर्स हैं वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं, ये क्योंकि इतना स्पेशलाइज्ड है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, वो हवरक्राफ्ट पायलट कोर्स कहते हैं। वो हम खुद ही सबसे पहले जो इसके पायलट थे वो उन्होंने बाहर से कोर्स किया था, एंड इवेंचुअली वी डेवलप्ड आवर ओन कैपेबिलिटी कि हम खुद ही ट्रेन करते हैं, हम खुद ही ऑपरेट करते हैं, हम खुद ही मेंटेन करते हैं। दैट स्पीक्स अ लॉट ऑफ आवर कैपेबिलिटी। चलिए ठीक है, थैंक यू। 6 सितंबर के दिन गहरे पानियों में आपको कुछ मजीद भी लेकर चलेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। इस वक्त हम एक फास्ट बोट पे मौजूद हैं और काफ़ी बबलिंग तो कर रही है ये, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इसकी राइड भी दिखाएं और साथ में ये भी बताएं कि एक्चुअली किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है सर क्रीक जैसे क्रिटिकल स्पॉट पर जाने के लिए। हमारे साथ शाहिद मौजूद है जो इसको ड्राइव करें। तो शाहिद, कितने अरसे से आप बोट ड्राइव कर रहे हैं? मैं 2 साल से ये बोट ड्राइव कर रहा हूँ। 2 साल से। तो इस बोट में और आम बोट में वैसे क्या फ़र्क होता है? ये आम बोट जो है उसके इंजन वाइज होते हैं। इसके इंजन 600 हॉर्स पावर के हैं। 2 इंजन है, एक 300 हॉर्स पावर का, दूसरा 300 हॉर्स पावर का। तो ये 600 हॉर्स पावर के इंजन है। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि अगर जैसे कभी तूफान आ जाए या ज़्यादा टाइड्स हो समंदर में, तो ये ज़रा सपोर्टिव होती हैं, आम बोट्स तो नहीं चल पाती ना? जी, ये भी मुश्किल पड़ जाती है समंदर में। तो लहरों की वजह से जब हाई टाइड्स वगैरह हो, तूफान हो, तो उसकी वजह से काफ़ी हमें मुश्किल होती है। अच्छा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप बोट चला रहे हो और समंदर काफ़ी जो है वो दफ़ा बिगड़ा होता हुआ है इधर। कैसे तो चलाते हैं फिर ये काफ़ी टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है, लहरों को काटना पड़ता है। उसके अलावा फिर हमें अपना सेफ जोन इस्तेमाल करना पड़ता है और किनारों की तलाश रखनी पड़ती है। इस एरिया में काफ़ी स्वेल होती है, विंड प्रेशर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमें काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है कि हम सेफ जोन में रहें। अच्छा, ये बताएं कि लाइन का कैसे पता चलता है, जैसे कि हमारी बाउंड्री कौन सी है? समंदर तो सारा एक जैसा लगता है। हमारे पास GPS वगैरह हैं। GPS में हमें डिग्रीज मालूम है, उन डिग्रीज की मदद से हम अपना एरिया हमें मार्क हुआ है, तो हम अपनी लोकेशन जो हमारा है उसके अंदर ही रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। उससे हेल्प मिल जाती है। अच्छा, सर क्रीक कितना, मतलब एक तो मुश्किल भी स्पॉट है, फिर उस पर मसाइल भी काफ़ी अरसे से रहे हैं भारत के साथ। तो कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपका कि आप बोट वहाँ लेके जा रहे हो? अभी भी हम वैसे वहीं जा रहे हैं। जी जी। तो कितना टाइम लग जाता है इस स्पॉट से वहाँ तक जाने में? मिनिमम इस पार्ट से उधर तक जाने में हमें घंटा लगेगा। 1 घंटा लग जाता है। तो कभी ऐसा हुआ हो कि आमना सामना हुआ हो कभी? काफ़ी दफ़ा हुआ है हमारा। तो कभी कोई ऐसा बुरा वाकया बुरा पेश आया? वाकया तो मैक्सिमम नहीं हमारे साथ है, इस तरह का कोई पेश है। ये है कि पेट्रोलिंग के लिए वो आते हैं, तो हम फिर शैडो के लिए उनके साथ होते हैं। अच्छा, अदरवाइज वो मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि वो अपने एरिया से बाहर नहीं आते हैं। तो वैसे शायद कितना मुश्किल है इस तरह का काम करना, खास तौर पर पानियों के बीच में, जिसके मौसम का भी कुछ पता नहीं होता, मुश्किलात भी होती काफ़ी हैं। मुश्किलात होती हैं, लेकिन बस ये पानी है, पानी के साथ तो फिर अल्लाह पाक की कुदरत है, वही हमें चला रहे हैं। हमारे पास में तो ये है कि हम जितना अल्लाह पाक ने हमें अक्ल दिया उसके हिसाब से हम टैक्टिक्स अपनी इस्तेमाल करें और टैक्टिक्स के साथ हम चलते रहें। नहीं, लेकिन शायद कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपने कहा कि मैं कई दफ़ा फंसा भी हूँ पानी में, तूफान में, तो अल्लाह का सहारा तो होता था, लेकिन कभी मदद के लिए कभी कोई ना हुआ तो कैसे निकलते थे उस मुश्किल से, कि लग रहा होता था अभी बोट डूब जाएगी, अभी गिर जाएंगे पानी में? ऐसे कभी तो हुआ होगा। नहीं, फील होता है, लेकिन बस बच अल्लाह का जाते हैं। आसरा है। चलिए, ज़बरदस्त। इस वक्त मेरे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद हसीब मौजूद हैं, जो कि बेसिकली बोट्स के ऑफिसर हैं और इन तमाम चीज़ों को मैनेज भी करते हैं। और इस वक्त वैसे समुद्र मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है अपने लिए, लेकिन ऑब्वियसली इनको तो आदत है। हसीब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। लेकिन ये बताएं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बोट्स जिस तरीके से अभी फ्लोट भी कर रही है, और आपने हमें शुरू में भी बताया था कि आज मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये कैसे प्रिडिक्ट करते हैं आप लोग कि मौसम अच्छा है, और अच्छा जब नहीं होता तो क्या होता है? मौसम जो है वो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो हमें गाहे बगाहे आगाह कर रहा होता है इस बारे में कि व्हाट वुड बी द वेदर। सेकेंडली, जो क्रीक्स एरिया है यहाँ पे एक डिफरेंट फिनोमेना ये है कि यहाँ पे एक हाई टाइड और एक लो टाइड होती है। दिन में 2 मरतबा मैक्सिमम हाई वाटर होता है और दो मरतबा लो वाटर होता है। आज जब आप आई हैं तो ये इस साल का मैक्सिमम हाई वाटर है।
दैट मीन्स कि आप ये जो अभी देख रही हैं ये क्रीक्स, ये वाटर लेवल बहुत ज़्यादा, इवन आपको इनके एजेस भी नज़र नहीं आते जो हमारी क्रीक्स हैं। अच्छा, तो आपने कहा क्रीक्स वगैरह सब डिसअपेयर हो जाती हैं, तो आप लोग फिर कैसे समझते हैं कि हमारी लाइंस कौन सी हैं, बाउंड्रीज कौन सी हैं, और फिर उनको आपने स्पॉट भी करना है? एग्जैक्टली इसमें डिफरेंट, ये सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ आता है। वी हैव द GPS, वी फॉलो द रूट ऑफ GPS। इसके अलावा डिफरेंट और टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने रास्ते का जो है वो तयन करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। अब ये एरिया ऐसा है ना कि यहाँ पे ना तो कोई लैंडमार्क है, दीज आर जस्ट मड है और मैंग्रोव्स हैं। आप कोई लैंडमार्क नहीं है जिसको देख के आप कह सकें कि मेरा ये रास्ता है। सारी जगह आपको एक ही तरह का रास्ता जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस की बेस पे जो हमारी ट्रेनिंग हम इनको करवाते हैं उसकी बेस पे फिर हम इस जगह पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि हम अभी एक्चुअली सर क्रीक का स्पॉट देखने जा रहे हैं, तो एक तो ये कि कितना चैलेंजिंग होता है ऐसे मौसम में सर क्रीक को मैनेज करना, और फिर ये भी कि वहाँ पर जो जवान मौजूद होते हैं वो तो बिल्कुल एक आइसोलेटेड हो जाते होंगे ना जब ये वेदर कंडीशंस ख़राब होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट कि इसमें हमें जो है वो पानी के पे भी ऑपरेट करना है, हमें ज़मीन पे भी ऑपरेट करना है, और ये जो मार्शी एरिया है यानी कि पानी और ज़मीन और पानी जो है मिक्स जो इन्वायरमेंट है, इस पे ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। और ऑफ कोर्स आप जिस तरह हमारे जवान आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे डिप्लॉयड हैं, बट यही है कि वतन की हिफाजत और वतन की खातिर जो है हम सर्व कर रहे हैं। इसी जज्बे के तहत जो है हम अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और वी लिव एज अ फैमिली, एक फैमिली की तरह जो है हम रखते हैं। अच्छा, आपने भी हवाला दिया सर क्रीक का, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक तो वो इतनी मुश्किल जगह है, फिर उस पर जो इश्यूज़ हैं वो भी हमारे भारत के साथ हैं, तो कितना मुश्किल टाइम होता है जवानों के लिए जब आप नए उनको मरीन्स को अपॉइंट करते हैं, फिर वहाँ उनको पोस्ट करते हैं, तो एक तो ये कि कितने टाइम वहाँ रहते हैं और कितनी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होती है। हम ये करते हैं कि जो अभी हम बटालियन हेडक्वार्टर है यहाँ से हम रोटेशन करते हैं जवान। यही बटालियन उसको लुक आफ्टर कर रही है ना? ये बटालियन ही इनको लॉजिस्टिकली भी देख रही है, उनका खाना पीना ये सारी चीज़ यहाँ से तरसील हम उनको करते हैं। इसके अलावा फिर फॉरवर्ड पोस्ट से हम उनकी रोटेशन मैक्सिमम 30 डेज़, 1 महीने बाद उनको रोटेट करवाते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ से हम फ्रेश जवान और फ्रेश लोगों को वहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मोनोटोनस रूटीन में रहते हुए इट्स वेरी टफ। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा होता है जिस तरह आज अब काफ़ी समंदर जो है उसकी टाइड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये ठीक भी नहीं है मौसम ट्रैवल करने के लिए इस पर, तो उन बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए फिर मैनेज कैसे होता है राशन का करना, लुक आफ्टर करना, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, मतलब ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, तो इसको आप लोग किस तरीके से लुक आफ्टर करते हैं? एग्जैक्टली मैम, चैलेंजिंग है, बट कुछ भी हो जाए, तूफ़ान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वी हैव टू मैनेज दीज ऑल थिंग्स। यानी कि ये नहीं है कि हम अपनी लॉजिस्टिक्स भी नहीं रोक सकते, ये चीज़ें बाय एनी मीन्स हम जो है कर रहे होते हैं। चैलेंजेस जाहिर सी बात है, जब मौसम ख़राब होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं तो वो चैलेंजिंग होता है, बट वी हैव टू मेंटेन इट। अभी गुज़िश्ता जो हमारा साइक्लोन बिपरजॉय आया था उसके अंदर इवन हमने जो है स्ट्रैंडेड फिशरमैन को यहाँ से रेस्क्यू किया था। तो जाहिर सी बात है अब उस टाइम में कोई सोच नहीं सकता कि अपनी बोट्स को जो है यहाँ से सेल करेगा, बट व्हेन वी रिसीव कि यहाँ पे 2 बोट्स जो हैं वो पिछले कोई तकरीबन 48 आवर्स से इस क्रीक में जो है वो स्ट्रैंडेड थे, बट we managed and we sailed to them and we helped them and we rescued them to शाहबंदर। अच्छा, ये अब लास्ट ईयर भी फ्लड आया था, आपको भी याद होगा, ऑलमोस्ट हर इदारे ने उसमें पार्टिसिपेट किया, वो कितना क्रिटिकल था, उसमें ऐसी ऐसी जगह भी थी जहाँ पर आम जो रेस्क्यू का अमला था वो जा नहीं सकता था, तो उसमें आप लोगों का कितना हेल्प आउट किया आप लोगों ने, क्योंकि वो भी तो चैलेंजिंग था। एग्जैक्टली, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि लास्ट फ्लड में जो है वो पूरा सिंध ही बल्कि पूरा पाकिस्तान ही आपने देख लिया कि वो ज़ेर आब आ चुका था। तो उसमें ये है कि जो शाहबंदर की आवाम है इसको हमने प्रायर फ्लड यानी कि फ़्लड आने से पहले सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन लोगों को हमने सेफ़ मकामात पर मुंतकिल किया, और फिर इसके अलावा उनमें बेतहाशा जो डिफरेंट डोनर्स के साथ और साहिल वेलफेयर के साथ हमने जो है इनमें राशन की तकसीम की। फिर फ्री, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह की फ़्लड आता है तो स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा राइज पर आती हैं, तो इसके लिए हमने फ्री मेडिकल कैंप्स जो हैं वो मुनक्किद किए, और यहाँ की आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स, उनके लिए खाना पीना, और नॉर्मल हालात में भी इवन जो हमारी जो नेशन है, यहाँ के जो लोकल पॉपुलेस है उनके साथ हम इस तरह नहीं है कि हमारा उनके साथ कोई गैप है, वी लिव विद देम, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। उनके सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इनके साथ डिफरेंट स्कूल्स जो है हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, उन स्कूल्स में जो है वो किताबों की फराहमी और राशन और पानी, ये सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ हम इनको गाय बगाए इस लोकल पॉपुलेस को करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि क्योंकि लोग आइडियलाइज़ करते हैं कि वो पाक आर्मी में जाएं, नेवी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, स्पेशली जो हमारा यूथ है, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त गुजरा है जो ऑप्शंस हैं वो बड़े एक तो लिमिटेड भी होते जा रहे हैं, और दूसरा एक ग्लैमराइज फील लगती है लोगों को कि यूनिफॉर्म में होना और फिर एक वतन के लिए कुछ करना। तो आपके ख्याल में अब नए जो जवान हैं उनको आप क्या, एक तो ये कि क्या एडवाइस करेंगे, और दूसरा ये कि अगर वो इस फील्ड में आते हैं
मुल्क को सर्व करने के लिए आते हैं तो क्या जहन में सोच रखें, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको ऐसे बच्चे मिलते होंगे जो कहते होंगे कि सर हमें तो लगता ही नहीं था कि इतना मुश्किल होगा और ये तो बड़ा टफ है। ग्लैमराइज तो बिल्कुल लगता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ग्लैमराइज। जाहिर सी बात है, जब आप आते हैं एक टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, बट ये है कि आपके सीनियर्स की गाइडेंस आपके साथ होती है। तो आप यानी कि ये नहीं है कि ये इट्स इम्पॉसिबल। जो लोग आना चाहते हैं, नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, दे मस्ट ज्वाइन, क्योंकि ये एक बहुत एक फाइनेस्ट सर्विस है। और बाकी जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, वो आपके सीनियर्स की गाइडेंस के साथ और मुश्किलात जो हैं वो आप झेलना आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। इंसान है, इंसान की बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो वो जब मुश्किलात बर्दाश्त करती है तो वो उसकी यूज़ टू हो जाती है, तो उसके लिए फिर वो चीज़ जो है ना वो ईजी हो जाती है। अच्छा, एक एवरेज आपको क्या लगता है कि कितनी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है किसी भी कैडेट को लेके और फिर उसको अपॉइंट करने में या किसी जगह पोस्ट करने में कितना टाइम चाहिए होता है उसको फुली प्रिपेयर करने में? नॉर्मली एफर्ट कितना करना पड़ता है जी नेवी? एफर्ट नॉर्मली जो स्टैंडर्ड मोस्टली जितनी भी फोर्सेज हैं, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, इसमें ऑफिसर्स के लिए और जो है तकरीबन 2 इयर्स का जो है वो ट्रेनिंग पीरियड है। 2 साल में वो उसमें थियोरेटिकल भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको एक डिसिप्लिन, प्रेड, फिज़िकली फिट आपको रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक अच्छा सोल्जर बनाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। 6 सितंबर का दिन यकीनन गुजर तो जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहैसियत कौम हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये हमें पैगाम क्या देके जाता है। यकीनन कौम के मुहाफ़िज़ सिर्फ वही नहीं होते जो कि सरहदों पर मौजूद होते हैं और अपनी जानों पर खेल कर इन सरहदों की हिफाजत भी करते हैं, लेकिन मुहाफ़िज़ वो भी हैं जो कि कौम के बेटे हैं। कम अज़ कम हमें उन तमाम बेटों की कदर करनी चाहिए जो अपनी माओं, अपनी बहनों और अपने अहल खाना से दूर होकर उन तमाम चीज़ों को हमारे लिए महफूज तरीन बनाते हैं, जो कि हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से जिन पर फ़ख्र भी करना चाहिए। और यकीनन पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें ये भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत कीमती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ये फ़ौजी जवान, जैसे हमारे ये मरीज़, जैसे हमारे फ़िज़ाइया के जवान अपने अपने महाज़ों पर पाकिस्तान के लिए डट कर खड़े हैं। यकीनन इस पाकिस्तान की हिफाजत करना ना सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी है, बल्कि बहैसियत पाकिस्तानी हमारी भी ज़िम्मेदारी है। इसी नोट के साथ मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।